नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और मैं आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस चैनल पे। आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल के बारे में कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए। अभी तक हमने कॉन्करेंसी कंट्रोल में देखा कि सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है। दो टाइप की सीरियलाइजेबिलिटी भी देखी, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। उसके बाद फिर हमने लॉकिंग प्रोटोकॉल्स देखे, क्योंकि कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए जो सीरियलाइजेबिलिटी मेथड्स थी वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही थी, इसलिए लॉकिंग प्रोटोकॉल में हमने बेसिक 2PL प्रोटोकॉल देखा, फिर स्ट्रिक्ट 2PL प्रोटोकॉल देखा, फिर रिग्रेस देखा, कंजर्वेटिव देखा, उनका कनेक्शन देखा। आज हम बात करने वाले हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बारे में जो कॉन्करेंसी को कंट्रोल करेगा, ताकि कॉन्करेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्शंस में आती हैं, शेड्यूल्स में आती हैं, वो ना आ पाए। कैसे ये चलता है, टाइम स्टैम्प होता क्या है, कैसे काम करेगा, वो सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, स्लोली स्लोली समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए कि चीजें काम कैसे कर रही हैं और फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए। शुरुआत में लगता कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि ऐसा लगता है कि सर ये क्या है, ग्रेटर देन लेसर देन, ये टाइम स्टैम्प समझ में नहीं आ रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। बट इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए। बिफोर वी स्टार्ट, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज ए चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज ए प्लस एजुकेटर काम करता हूं। मैंने गेट एग्जाम मल्टीपल टाइम्स लिखा है, ये रही मेरी रैंक, मास्टर्स एक्सपीरियंस, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आप लोगों के लिए हमेशा रेडी रहता हूं कि आपकी सर्विस दे पाऊं, आप लोगों को कंटेंट, लर्निंग, गाइडेंस, मेंटरशिप जो चाहिए वो आपके लिए मिल पाए। इसके थ्रू, किसके थ्रू, इस चैनल के और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप इस चैनल पे एक्सप्लोर करिए लाइव सेक्शंस को, वीडियो सेक्शंस को, प्लेलिस्ट सेक्शन को, और ढेर सारे अपकमिंग सेशंस भी हैं आप लोगों के लिए लाइंड अप, ताकि आप लोगों की लर्निंग रुके नहीं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी ढेर सारे लेक्चर्स मैंने ले रखे हैं, एक बार स्पेशल क्लासेस जरूर देखिएगा। कैसे एक्सेस कर सकते हो, unacademy.com पे जाके, अनअकैडमी लर्नर ऐप पे जाके और अपना अकाउंट बनाओ गेट CSIT कैटेगरी में, मेरी प्रोफाइल को सर्च करो और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो। मेरी प्रोफाइल के अंदर स्पेशल क्लासेस होंगी जो एब्सोल्युटली फ्री हैं। अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि गेट एग्जाम में आपको टॉप करना है, तो मैंने भी ये प्रण लिया है, मैंने ये संकल्प लिया है कि आप लोगों की रैंक दिलवा के ही रहूंगा, कैसे भी करके। मेरी मेहनत आप लोगों के लिए है, हमेशा रहेगी, और जितनी मैं मेहनत कर पाऊंगा मैक्सिमम उतनी आपके लिए करता रहूंगा। बट उस मेहनत का फल तभी मिलेगा जब मेरी मेहनत में आपका जो है डबल मेहनत इंक्लूड हो जाए। अगर आप लोग भी रेडी हैं उस डबल मेहनत को करने के लिए जो मैं कर रहा हूं उससे, तो डेफिनेटली आपका करियर बनेगा और मुझे मिलेगी खुशी, वो एक सेटिस्फैक्शन, जिस पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इस पर्टिकुलर एजुकेशन लाइन से जुड़ा था। स्टूडेंट्स को अच्छा मुकाम पर पहुंचाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट लगेगा, क्योंकि करियर आपका बनना है, क्योंकि आपको ढेर सारा सक्सेस पाना है। अगर आप लोग उस सक्सेस में कहीं ना कहीं, उस सक्सेस पाने की अप्रोच में या उस पर्टिकुलर प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हैं, रुकते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हैं, तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मिले, अगर आपको और ज्यादा गाइडेड अच्छा प्रोग्राम मिले लर्निंग का, तो आप अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस, डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्विजेस मिलेंगे। अगर आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो प्लस में नहीं है। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, जो एक कोच के थ्रू मिलेगा। एक कोच आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे, जो आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लानर कैसा बनना चाहिए। आप प्रिंटेड नोट्स पाएंगे जो आपके घर पे भेजे जाएंगे। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, आइकॉनिक हो या प्लस हो, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अगर गेट 23 का ही टारगेट कर रहे हो तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप गेट 24 की तैयारी कर रहे हो तो 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें, सिलेक्ट करें, ये कोड लगा लीजिए। इस कोड को लगाने से आपको एक तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिलेगा, और मिलेगा मेरे पर्सनल गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का मौका।
आपको गेट 24 गेट 23 के लिए ढेर सारे कोर्सेज, ढेर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सारे लेक्चर जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हैं वो सारे आपको एक्सेसिबल होंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, किसी भी बैच के हो। गेट कंप्यूटर साइंस में अगर आप एनरोल करते हो तो उसके सारे लेक्चर्स आपको एक्सेस करने को मिलेंगे, प्रीवियस वाले, पिछले 2-3 साल के जितने भी हैं वो, और ये जो नए आने वाले हैं वो। गेट 24 के लिए 2 बैचेस स्टार्ट की है हमने, हिंदी इंग्लिश के लिए गुरुकुल बैच, ओनली इंग्लिश के लिए वो बैच, यू कैन एक्सेस इट। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का तो वो भी अवेलेबल है अनअकैडमी लाइट के नाम से, और ये आपको 1 साल का और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने को मिल जाएगा। अनअकैडमी लाइट इज ओनली टेस्ट सीरीज, इसमें भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप कोड लगाएंगे VDEEP10। आपको नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू भी पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पे है, जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं ईएमआई के थ्रू, और आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देना होगा, और आप रिलैक्स्ड होके उतना ही पेमेंट करेंगे जितना कि आपको करना है, बट इन दी इंस्टॉलमेंट्स। चलिए, आई होप आपकी मॉर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हुई हो, आपका दिन अच्छा शुभ जा रहा हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाला जितना भी टाइम इस लेक्चर का रहेगा उसमें आपको काफी कुछ समझ में आएगा। आज स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट उसके पहले जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप लोग रेडी हैं। जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि यू गाइज आर रेडी, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दो कि यू गाइज आर रेडी। इफ यू रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प क्या होता है पहले ये समझते हैं। टाइम स्टैम्प क्या होता है ये समझते हैं। टाइम स्टैम्प is a unique identifier created by DBMS to identify the relative starting time of a transaction। कोई ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हुआ, रिलेटिवली मतलब कि 2 ट्रांजैक्शन अगर स्टार्ट हुए तो एक दूसरे के कंपैरिजन में कौन सा पहले स्टार्ट हुआ, कौन सा बाद में स्टार्ट हुआ, इन दोनों की ऑर्डरिंग रिलेटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम टाइम स्टैम्प लेते हैं। जैसे कि इस दुनिया में हम एक दूसरे के कंपैरिजन में बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये कंपेयर करने के लिए डेट ऑफ बर्थ को लिख लेते हैं कि किसका बर्थ कब हुआ। उसके बेसिस पे हम रिलेटिवली ऑर्डर कर पाएंगे कि कौन पहले आया इस दुनिया में और कौन बाद में आया। करते हो ना ऐसा? लाइक इफ यू विल कंपेयर योर डेट ऑफ बर्थ विद माई डेट ऑफ बर्थ, आई विल से मेरा डेट ऑफ बर्थ आपके कहीं पहले का है, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स मैं एज में आपसे बड़ा हूं और मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 1988 की है। ऑफ कोर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ बाद की होगी, राइट? तो जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन कर सकते हैं कि यस आई केम फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड, देन लेटर ऑन यू केम इन दिस वर्ल्ड। तो अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ को एक टाइम स्टैम्प माने कि कब हमारा इस पर्टिकुलर दुनिया में जन्म हुआ, वो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम स्टैम्प इस दुनिया का। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरा टाइम स्टैम्प, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका टाइम स्टैम्प। अब बताओ कि टाइम स्टैम्प को कंपेयर करके आप रिलेटिवली बता सकते हो ना कि आप कब स्टार्ट हुए इस दुनिया में और मैं कब स्टार्ट हुआ। यस, तो वही कुछ ऐसा है। टाइम स्टैम्प इज नथिंग बट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि वो कब शुरू हुआ। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ जो है हम ईयर मंथ डेट के हिसाब से देते हैं, यहां पे नंबरिंग होगी, यहां पे नंबरिंग होगी एक टाइमलाइन के हिसाब से, कि एक टाइमलाइन दे दिया, 0 से स्टार्ट हुआ, टाइमलाइन में टाइम यूनिट 1 पे है ना, कोई भी यूनिट है, टाइम यूनिट 1 पे ट्रांजैक्शन T1 आया, टाइम यूनिट 2 पे ट्रांजैक्शन T2 आया, टाइम यूनिट 4 पे लेट्स से T3 आ गया। तो ये क्या है? ये टाइम स्टैम्प है। मैं लिख सकता हूं टाइम स्टैम्प of T1 is equal to 1, timestamp of T2 is equal to 2, timestamp of T3 is equal to 4। 3, 4 जो भी मानना है मान सकते हो। तो क्या आप यहां से रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन कर सकते हो हर एक ट्रांजैक्शन की, कि कब कौन सा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ? यस, पर ये टाइम स्टैम्प देता कौन है? ये टाइम स्टैम्प देता है आपका डेटाबेस, कि कोई ट्रांजैक्शन अगर डेटाबेस के पास आया तो ये टाइम स्टैम्प ये क्या कर लेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर डेटाबेस के पास आया कि चलो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट हुआ, इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो है एक नंबर उसको असाइन कर देता है कि ये तुम्हारा टाइम स्टैम्प है। बाद में जो आया उसका लेटर ऑन
बड़ा नंबर मिलेगा, जो और बाद में ट्रांजैक्शन आया उसको और बड़ा नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब टाइम बढ़ रहा है ना, आगे टाइम बढ़ रहा है, तो लेटर ऑन जो बाद में ट्रांजैक्शन आएगा वो ट्रांजैक्शन जो है उसका टाइम तो बड़ा होगा, छोटा पहले वाले का होगा ऑफ कोर्स। जैसे कि आपके बीच में और मेरे बीच में अगर कंपेयर करें डेट ऑफ बर्थ का, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ नंबर में छोटी होगी 1988, आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर नंबर में बड़ा होगा 2001, 2002 या 1999। 1988 से 1999 या 2000 या 2001 बड़ा है ना नंबर। यस, तो बाद में जो ट्रांजैक्शन अराइव होते हैं उनके टाइम स्टैम्प बड़े होंगे। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो। उम्मीद करता हूं कि आप ये छोटी सी चीज समझ पा रहे हो, है ना, समझ पा रहे हो बिल्कुल। तो ये है टाइम स्टैम्प 1 2 4 वॉट एवर, एंड दीज आर द अराइवल्स, अराइवल ऑफ T1, अराइवल ऑफ ट्रांजैक्शन T2, अराइवल ऑफ ट्रांजैक्शन T3, कि ये टाइम किस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ एक्चुअली, है ना। अब बात करते हैं कि दो ट्रांजैक्शन के अगर टाइम स्टैंप दे रखे हैं, जैसे कि हमने ऐसे TS ऑफ T1 लिखा, TS ऑफ T1 इज नथिंग बट टाइम स्टैंप ऑफ ट्रांजैक्शन T1, है ना। और ये क्या है, TS ऑफ T2 इज टाइम स्टैंप ऑफ ट्रांजैक्शन T2। अब आप खुद बताओ कि अगर यहां पे मैंने ये कंडीशन दे रखी है कि टाइम स्टैंप T1 जो है, T1 का जो टाइम स्टैंप है T2 के टाइम स्टैंप से छोटा है, आप दोनों के, मेरे और आपके बीच के कंपैरिजन को मैं कर रहा हूं किस चीज के, डेट ऑफ बर्थ के, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 1988 इज लेसर देन 2001 आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2001। अब बताओ कि जिसका टाइम स्टैम्प छोटा है वो इस दुनिया में पहले आया, जिसका डेट ऑफ बर्थ छोटा है, ये देखो छोटा है ना, वो दुनिया में पहले आया तो वो ओल्डर है। अरे इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, खाली आपके कंपैरिजन में बड़ा हूं, दैट्स इट, है ना। तो ये ओल्डर है, और जिसका डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू छोटी है, ये नहीं मतलब बड़ी है, जिसका डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू बड़ी है मतलब इसका टाइम स्टैम्प बड़ा है, ये बाद में अराइव हुआ मतलब ये यंगर है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कब अराइव हुआ, है ना, कौन कब स्टार्ट हुआ। तो इसके कंपैरिजन में देखो, T1 का टाइम स्टैम्प छोटा है T2 के टाइम स्टैम्प से, T2 का टाइम स्टैम्प बड़ा है मतलब T2 बाद में अराइव हुआ, T1 पहले अराइव हुआ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि T1 स्टार्ट्स फर्स्ट और बिफोर T2, ऐसा लिखना ठीक है। T1 जो है T2 के पहले स्टार्ट हो चुका होगा, तभी उसका टाइम स्टैम्प T2 के टाइम स्टैम्प से छोटा है। अब अगर उम्र में हम कंपैरिजन करें तो जिसका टाइम स्टैम्प की वैल्यू छोटी है वो पहले स्टार्ट हो रहा है, और जो पहले स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे ये ओल्डर ट्रांजैक्शन है। कह सकते हैं ना, मैं इस दुनिया में पहले आया, ठीक है, मींस मेरा अराइवल, मेरा स्टार्टिंग पहले हुआ इस दुनिया में, इसीलिए मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा टाइम स्टैम्प छोटा था। आपका डेट ऑफ बर्थ बड़ा था, है ना, आप दुनिया में बाद में आए। तो अगर हम उम्र की कंपैरिजन करेंगे ओल्डर वर्सेस यंगर, तो यंगर कौन और ओल्डर कौन, मैं यंगर की ओल्डर आपके कंपैरिजन में, वे वैसे तो यंगर बट आपके कंपैरिजन में मैं ओल्डर हूं, आप यंगर हूं। तो इन दोनों के केस में बताओ, T2 और T1 के केस में, कि कौन यंगर है और कौन ओल्डर है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, टाइप करो टाइप करो टाइप करो टाइप करो। दोनों में से यंगर कौन है, ओल्डर कौन है? ओल्ड ट्रांजैक्शन है T1 जो पहले आता है, T1 स्टार्ट्स बिफोर T2 मींस T1 इज ओल्डर। तो लिख सकते हैं यहां पे T1 is older और T2 is younger as compared to T1 and T2। एक दूसरे के कंपैरिजन में T1 जो है ओल्डर है, T2 यंगर है। ठीक है,
कैन यू प्लीज शेयर डीबीएमएस प्लेलिस्ट लिंक हियर? परम जी, इस चैनल के तो इतनी तो मेहनत कर लिया करो यार। लेक्चर देख पा रहे हो? यहां पे जाओ, ये आइकन दिख रहा है चैनल का लिंक, इस पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन होगा ना ऊपर दिख रहा होगा, उस पे जाओ। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जैसे ही जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में चौथी पांचवी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे लेक्चर की, डीबीएमएस की, पूरा है ना, अभी कंटिन्यूएशन में है, मिल जाएगा। चलो, अभी ये समझ में आया कि ओल्डर और यंगर ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए या क्विकली हमें याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे, जिसका टाइम स्टैम्प नंबर बड़ा वो यंग, जिसका छोटा वो ओल्ड। टाइम स्टैम्प नंबर जिसका छोटा वो ओल्डर, जिसका बड़ा वो यंगर। ठीक है, इतना क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से बताओ, क्या इतना क्लियर है? जल्दी से बताओ। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और रीड राइट टाइम स्टैम्प देखते हैं। रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प, देखो डेटा आइटम्स होते हैं अलग अलग, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। हम एग्जाम्पल में तो ए बी सी डी लेते हैं, बट अगर डेटाबेस के टर्म्स में देखा जाए तो लेट्स से एक स्टूडेंट टाइप का डेटाबेस है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट रोल नंबर 1 का नेम है लेट्स से अमित। तो ये जो डेटा आइटम है अमित, ये मेरा डेटा आइटम है ए या बी या सी, जो भी इसको आप मान लो। तो ये है एक डेटा आइटम। इस डेटा आइटम पे, एक डेटा आइटम में, सिंगल आइटम पे रीड और राइट किसने किया आखिरी बार, किसने किया आखिरी बार, इसका हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। क्योंकि हम कॉन्करेंसी कंट्रोल कर रहे हैं और कॉन्करेंसी कंट्रोलिंग में हम चाहते हैं कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में चलें, ताकि आइसोलेशन मिल पाए, ताकि हमें कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम ना आए। ये हम शुरुआत से देख रहे हैं इस ट्रांजैक्शन नाम के चैप्टर में कि हमें कॉन्करेंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उन्हें एलिमिनेट करना है ना। और उनकी वजह से हमें क्या करना है, सीरियलाइजेबिलिटी लेके आना है, सीरियल मैनर में शेड्यूल्स चलने चाहिए, ट्रांजैक्शन चलने चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन गलत तरीके से आया तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो होगा क्या कि यहां पे हम हर एक डेटा आइटम के लिए टाइम स्टैंप निकालेंगे कि इस डेटा आइटम पे आखिरी बार रीड या राइट किसने किया। इसके लिए हर एक डेटा आइटम का एक रीड टाइम स्टैंप और एक राइट टाइम स्टैंप हम मैनेज करके चलेंगे। अभी तक तो हमने ट्रांजैक्शंस के टाइम स्टैंप देखे, है ना। अब हम आइटम्स के टाइम स्टैम्प्स देख रहे हैं, हर एक डेटा आइटम के। एक किसी शेड्यूल में, जैसे कि एक एग्जांपल में यहां पे बता देता हूं, इस पर्टिकुलर शेड्यूल में आपके पास सिर्फ एक डेटा आइटम है एक्स जो एक्सेस हो रहा है, इस डेटा आइटम में भी एक्स एक्सेस हो रहा है ना। बट हो सकता है एक हमारे पास ऐसा ट्रांजैक्शन हो T1 T2 T3 का शेड्यूल, जिसमें यहां पे होता है रीड एक्स, फिर यहां होता है रीड वाई, यहां पे होता है राइट वाई, यहां पे होता है रीड जेड। तो 3 डेटा आइटम के आपको क्या लेके चलने पड़ेंगे, रीड का टाइम स्टैम्प और राइट का टाइम स्टैम्प, है ना। क्या लिखना पड़ेंगे, रीड और राइट का टाइम स्टैम्प लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि हर एक डेटा आइटम के 2 टाइम स्टैम्प आपको मैनेज करने हैं या मेंटेन करने हैं टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स में। क्या है, एक तो है रीड टाइम स्टैम्प, एक राइट टाइम स्टैम्प। रीड टाइम स्टैम्प क्या होता है, रीड टाइम स्टैम्प होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस ने इस डेटा आइटम ए पे रीड किया है, उनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन यंगेस्ट है। यंगेस्ट मतलब बाद में अराइव हुआ है। जो भी यंगेस्ट ट्रांजैक्शन ने इस डेटा आइटम ए पे रीड किया है, उसका टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प इस रीड ए का टाइम स्टैम्प बन जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस ने इस डेटा आइटम ए पे रीड किया है, उनमें से सबसे यंगेस्ट कौन है। सबसे यंगेस्ट मतलब जिसका टाइम स्टैम्प सबसे बड़ा टाइम स्टैम्प मतलब यंगर, है ना। अभी मैंने समझाया था। तो ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जो यंगेस्ट है अमंग ऑल जिन्होंने ए पे रीड किया है। जो भी यंगेस्ट ट्रांजैक्शन है अभी तक जिसने ए पे रीड किया है, तो उसका नंबर हम लिखेंगे रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए में। एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आएगा।
ये देखो हमारे पास है रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए, इनिशियली रहेगा 0। हमने मान लिया 3 ट्रांसैक्शन है T1 T2 T3। बाय डिफॉल्ट इनके जो हमारे पास टाइम स्टैम्प आएंगे वो आएंगे 1 2 और 3, है ना। टाइम स्टैम्प ऑफ T1 इज 1, टाइम स्टैम्प ऑफ T2 इज 2, टाइम स्टैम्प ऑफ T3 इज 3। अब सुनो, मैंने कहा कि सबसे पहले T1 ने रीड ए किया, सबसे पहले T1 ने रीड ए किया। अभी तक रीड ए किसी ने किया था नहीं, तो टाइम स्टैम्प उसका था 0। अब रीड ए किया T1 ने, यहां पे अगर हम टाइम स्टैम्प को अपडेट करेंगे, बताओ सबसे यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है जिसने ए पे रीड किया। आप बोलोगे सर T1 है, ओके, तो T1 का जो भी टाइम स्टैम्प है वो रीड टाइम स्टैम्प बनेगा ए का। आपने यही कहा है कि रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए का टाइम स्टैम्प वो होगा जो कि यंगेस्ट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है जिसने ए पे रीड किया है। सबसे यंगेस्ट कौन है जिसने ए पे रीड किया है? सबसे यंगेस्ट है T1 जिसने ए पे रीड किया है, उसका टाइम स्टैम्प हम यहां अपडेट कर देंगे 1। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से T1 में ही रीड ए आता है। अब बताओ यंगेस्ट, इस स्टेटमेंट के बाद यंगेस्ट टाइम ट्रांजैक्शन कौन है जिसने ए पे रीड किया? यही है, अभी तो T1 ही है जिसका टाइम स्टैम्प 1 है, 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर के बाद T3 आता है और रीड ए करता है। अब बताओ कि T3 का टाइम स्टैम्प क्या है? 3। T1 का टाइम स्टैम्प क्या है? 1। दोनों में से यंगेस्ट कौन सा है? T1 और T3 में से यंगेस्ट कौन सा है? T3 और T1 में से यंगेस्ट है T3, क्योंकि उसका टाइम स्टैम्प है 3। ये तो बाद में आया तभी तो उसका टाइम स्टैम्प 3 आया। अब बाद में आया तो ये यंगर। अब यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है T1 और T3 में से जिसने लास्ट तक रीड किया हुआ है? अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शंस ने ए पे रीड किया उन सब में से यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन है? यंगेस्ट ट्रांजैक्शन है T3, तो उसका टाइम स्टैम्प 3। हम टाइम स्टैम्प ऑफ रीड ए लिख लेंगे, तो उसका टाइम स्टैम्प हमने एडिट कर दिया। अभी अगर यहां पे T2 आता है रीड करने के लिए, क्या होगा बताओ? रीड करने के लिए अगर T2 आया तो यहां पे T2 का टाइम स्टैम्प क्या है? 2। अभी तक इस केस तक किस किस ने रीड किया है ए पे? उन सब में से यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट है T3 जिसने ए पे रीड किया है। तो टाइम स्टैम्प ऑफ रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए 3 ही होना चाहिए, यहां पे चेंज नहीं होगा, यहां पे चेंज नहीं होगा। यंगेस्ट का मतलब ये नहीं है कि रीसेंट में किसने अपडेट किया या रीड किया। यंगेस्ट का मतलब है उनके टाइम स्टैम्प के बेसिस पे। फिर से समझाता हूं कंफ्यूज नहीं होने का यहां पे, कि यंगेस्ट का मतलब ये नहीं कि लेटेस्ट में किसने रीड किया। यंगेस्ट का मतलब है इनके टाइम स्टैम्प के कंपैरिजन में। लेटेस्ट का मतलब यंगेस्ट नहीं है, है ना। लेटेस्ट का मतलब यंगेस्ट नहीं है। यहां पे यंगेस्ट का मतलब है कि सबसे छोटा ट्रांजैक्शन कौन सा है जो अभी अभी अराइव हुआ है सबसे लास्ट में जिसने ए पे रीड किया है, वो होगा रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए का टाइम स्टैम्प। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? एक एग्जाम्पल दूं। 3 भाई हैं, ब्रदर नंबर 1, ब्रदर नंबर 2, ब्रदर नंबर 3। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है ना। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई, पापा ऑफिस गए, तीनों भाई घर में अकेले और ढेर सारे लड्डू घर में हैं। तो ये एक एक करके लड्डू खा रहे। इसने खाया, फिर इसने एक और खा लिया, फिर इसने खा लिया, फिर इसने खा लिया, फिर इसने खा लिया, इसने खा लिया। मम्मी ने पूछा कि सबसे छोटा कौन है जिसने लड्डू खाया? ये सबसे छोटा ये है जिसने लड्डू खाया। इसकी पहले पिटाई होगी, कम होगी पर होगी। तो सब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है जिसने लड्डू खाया? बस। तो जिसने जिसने रीड किया है इस लेवल तक, जिसने जिसने रीड किया है, आप देखो अगर यहां इस लेवल तक देखें तो जिसने जिसने रीड किया है उनमें से सबसे छोटा कौन? टाइम स्टैम्प 1। यहां तक अगर देखें तो टाइम स्टैम्प 1, यहां तक देखें तो टाइम स्टैम्प 3। तो रीड ऑफ टाइम स्टैम्प ऑफ ए इज 3। फिर यहां तक अगर देखें तो सबसे छोटा कौन है जिसने ए पे रीड किया है? 3 ही है।
तो इसलिए 3 ही रहेगा, 2 चेंज नहीं होगा। आई होप अब आपको क्लैरिटी आई है इस चीज की। अब अगर रीड की टाइम स्टैंप आपको समझ में आ गई है तो राइट की भी एज इट इज काम करती है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें हम रीड ऑपरेशन को देखेंगे और इसमें हम राइट ऑपरेशन को देखेंगे। सेम टू सेम है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको भी समझ लेते हैं। चलो यहां से देखते हैं, है ना। ये इधर से आया था, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए वी आर हैविंग इनिशियली 0, यहां से आएगा। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले ये आया राइट ए, राइट ए। अब अगर टाइम स्टैम्प ऑफ T1 इज 1, टाइम स्टैम्प ऑफ T2 इज 2, टाइम स्टैम्प ऑफ T3 इज 3, तो राइट ए सबसे पहले किसने किया? ट्रांजैक्शन T2 ने। तो इस पहले स्टेटमेंट तक अगर यहीं तक हम देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट तक, यहां तक आप देख सकते हो ऊपर तक, इस पहले स्टेटमेंट तक सबसे यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन है जिसने ए पे राइट किया? T2। तो T2 का जो टाइम स्टैम्प है वो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए बन जाएगा, विच इज 2। फिर नेक्स्ट राइट आया T1 में। T1 में अगर राइट आया तो हम चेक करेंगे कि अभी तक इस स्टेटमेंट तक भी देखेंगे तो यहां तक टी टोटल कौन से ट्रांजैक्शंस ने राइट ए किया है, उनमें से यंगेस्ट कौन सा है? क्या T1 यंगेस्ट है या T2? इन दोनों ने ही राइट किया है। इन दोनों ने अगर राइट किया है तो टाइम स्टैम्प कौन सा यंगेस्ट है, T1 का या T2 का? T2 का। तो T2 का ही टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प बनेगा, यहां तक भी वही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। फिर आया T2 का ही राइट, T2 का राइट आया, फिर से देखा हमने T1 और T2 दोनों ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए। इन तीनों राइट ऑपरेशंस में से T1 और T2 ने ही राइट किया है। दोनों में से कौन सा यंग है? दोनों में से कौन सा यंग है? दोनों में से T2 यंग है, उसी का ही टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए बनेगा। फिर आया नेक्स्ट, ये वाला राइट है। इस राइट ए में क्या आया? इस राइट ए में हमने चेक किया कि किसने राइट किया है, T3 ने। तो यहां तक कौन सा यंगेस्ट ट्रांजैक्शन है जिसने राइट किया है ए पे? T3 यंगेस्ट है, तो इसका टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए बनेगा। फिर यहां पे आया T2 का टाइम स्टैम्प और T2 में राइट ए, T2 का में राइट ए आया, तो हम चेक करेंगे अभी तक जितने भी लोगों ने, जितने भी ट्रांजैक्शंस ने ए पे राइट किया था, उनमें से यंगेस्ट कौन सा है? उनमें से यंगेस्ट है T3 जिसने राइट किया है, तो उसी का टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए बनेगा। क्या आप लोगों को यह समझ में आया कि रीड टाइम स्टैम्प क्या होता है और राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है? जिन लोगों ने भी ये लेक्चर रिकॉर्डेड देखा है या अभी देख रहे हो रिकॉर्डेड, और आपको ये यंगर ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट समझ में आया, यंगर वर्सेस ओल्डर, एंड रीड राइट ट्रांजैक्शन के या रीड राइट टाइम स्टैम्प क्या होते हैं किसी डेटा आइटम के, अगर ये क्लैरिटी से समझ में आया है पहली बार, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली इस चीज को लेके बहुत स्ट्रगल करता था। एक टाइम पे मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था कि सर क्या है ये, यंगर क्या है, रीड क्या है, राइट क्या है, टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन अलग, रीड राइट अलग, ये समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको लिटरली कुछ क्लैरिटी आ रही है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब बेसिक टाइम स्टैम्प एल्गोरिदम चलाते हैं। बेसिक टाइम स्टैम्प एल्गोरिदम जो है वो क्या कहती है? बेसिक टाइम स्टैम्प एल्गोरिदम कहती है कुछ ये। आप बोलोगे सर ये तो हमको कुछ ही समझ नहीं आएगी, है ना? नहीं आएगी ना? अब क्या करें? एक काम करता हूं, मैं एक एक करके समझाता हूं। इसको आप डायरेक्टली समझेंगे रीड करके तो मुश्किल हो जाएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ना राइट ऑपरेशन पे देखते हैं बात, है ना। राइट ऑपरेशन पे बात देखते हैं, फिर रीड पे देखेंगे और फिर उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले आप ये बताओ कि हम करना क्या चाह रहे हैं? हम करना क्या चाह रहे हैं? मुझे एक 3 इडियट्स की मूवी का बड़ा अच्छा सा डायलॉग याद आ रहा है, जो प्रोफेसर लैब में बैठ के और आमिर खान साहब से पूछते हैं
कहना क्या चाहते हो? एग्जैक्टली सेम चीज है जो मैं यहां पूछना चाह रहा हूं, करना क्या चाहते हो इस एल्गोरिदम के थ्रू, करना क्या चाह रहे हो? हम चाहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। क्या चाहते हैं हम? कॉन्करेंसी कंट्रोल। और कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब है कि आप ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रन करो कि ट्रांजैक्शंस फॉलो करे सम सीक्वेंस, कि वो ऐसा एग्जीक्यूशन हो उनका जैसे कि वो सीरियल मैनर में रन कर रहे हैं। चाहे वो कॉन्करेंट मैनर में रन करें, बट वो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो कि वो सीरियल मैनर में ही रन करें, ऐसा हमें अलाउ करना है उनको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम एल्गोरिदम लगा रहे हैं, टाइम स्टैम्प बेस्ड एल्गोरिदम। अब ये टाइम स्टैम्प बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो रन करेगी और कॉन्करेंट शेड्यूल्स पे रन करेगी और चेक करेगी कि एग्जैक्टली ये कॉन्करेंट शेड्यूल जो है वो हमें गलत रिजल्ट तो नहीं दे देगा। अगर देगा तो हम फिर कुछ ऑपरेशंस को मना कर देंगे कि हम आपको नहीं होने देंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस को रिजेक्ट कर देंगे कि आप पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक करो, आप पूरा ट्रांजैक्शन खत्म करो, नहीं हम आपको अलाउ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम यहां पे कॉन्करेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा, आपको एक छोटी सी चीज जो है, आपको एक छोटी सी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। वो ये है कि टाइम स्टैम्प बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो ये चाहती है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल हो। ठीक है, अब कॉन्करेंसी कंट्रोल जो है अगर हो तो कैसे हो? कैसे हो तो मैं यहां लिख देता हूं पहले, इट कंट्रोल्स कॉन्करेंसी। ठीक है, कॉन्करेंसी को ये कंट्रोल करता है। अब ये कॉन्करेंसी कंट्रोल कैसे होगी? तो ये अलाउ करेगा ट्रांजैक्शंस को उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना जिस ऑर्डर में वो अराइव हुए हैं या स्टार्ट हुए हैं। जिस ऑर्डर में वो स्टार्ट हुए हैं उसी ऑर्डर में ये अलाउ करेगा कि ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो नॉर्मली। मतलब अगर आपके पास 3 ट्रांजैक्शन है, जैसे T1 T2 T3, अगर हम इनका टाइम स्टैम्प माने 1 2 3, सबसे पहले कौन अराइव हुआ? T1, फिर T2, फिर T3। तो जब ये रन करेंगे तब इनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग भी ऐसे ही होगी कि पहले T1 ही रन करेगा, उसके बाद T2, फिर T3। कॉन्फ्लिक्टिंग जो स्टेटमेंट्स होते हैं राइट वाले, राइट के साथ रीड या राइट के साथ राइट, वो इसी तरीके से होने चाहिए कि पहले T1 चलेगा, फिर T2 चलेगा, फिर T3 चलेगा। ऐसा ये ऑर्डर मेंटेन करके चलेगा। अगर कोई इस ऑर्डर को वॉयलेट करेगा, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इस ऑर्डर को का वॉयलेशन करने जाएगा, तो वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ये अलाउ नहीं करेगा एल्गोरिदम, और बता देगा कि भाई साहब आप बीच में आए हो, गलत जगह पे आ गए हो। समझ में आई बात? चलो, अगर ऐसा है तो हम यहां पे लिख देते हैं कंट्रोल कॉन्करेंसी बाय allowing transactions to run in their relative ordering of टाइम स्टैम्प्स। तो जिस पर्टिकुलर रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ टाइम स्टैम्प पे वो अराइव होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम उन्हें अलाउ करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे कर पाएंगे? उमेश चंद्र जी, आपका जो स्टेटमेंट है बड़ा ही वैलिड है और डेफिनेटली ये वैलिडिटी को प्रूव भी करता है इसी चीज को कि सिर्फ कंसेप्ट समझने से किसी की गेट नहीं निकली, ना मेरी ना आपकी निकल पाएगी। कंसेप्ट समझने के अलावा आपको कुछ ऐसा एक और चीज करनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो, और उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो डेवलप होती है ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग से डेफिनेटली, और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी मेहनत से कि आप कितनी मेहनत करते हैं। मैं चाहे दुनिया जहान की सारी भी चीजें आपको पढ़ा दूंगा ना, तो भी आपको कंसेप्ट्स
क्लियर होने के बावजूद आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने आप से डेवलप नहीं कर पाएंगे तो, और वो डेफिनेटली आप ही की मेहनत होगी। हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, अच्छी लर्निंग मिले, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकती है। परफेक्ट होना ना होना ये किसी के हाथ में नहीं है, या आप ही के हाथ में है, बट इंप्रूव जरूर हो सकती है। मैं अपनी मेहनत करता हूं जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, बाकी तो आप ही के हाथ में है कि आप क्या कर सकते हो अपने आप के लिए। चलो ये देखते हैं। अ ट्रांजैक्शन टी इश्यूज अ राइट ऑपरेशन ऑन एक्स आइटम, देन चेक फॉलोइंग कंडीशंस कि अगर ये राइट ऑपरेशन है तो ये ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब ये ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये कैसे चेक किया जाएगा? इसके लिए टाइम स्टैम्प के रूल है। रीड टाइम स्टैम्प और राइट टाइम स्टैम्प हमने देखा हुआ ही है, हमें चेक करने पड़ेंगे वो रीड और राइट के टाइम स्टैम्प, कि वो रीड और राइट के टाइम स्टैम्प ऑर्डर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, नहीं है तो रिजेक्ट करेंगे, है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके, ठीक है? चलो अभी हमारे पास है T1 और T2, ठीक है? T1 में टाइम स्टैम्प है T1 का 1, टाइम स्टैम्प ऑफ T2 इज 2, और हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा आइटम है, लेट्स से A, एक ही डेटा आइटम है A। अब देखो क्या होगा, यहां पे लिखा है रीड ए, फिर राइट ए, और यहां लिखा है राइट ए, ठीक है ना? चलो सबसे पहले मैंने किया रीड ए। अभी सबसे पहले तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा उसके पहले रीड का टाइम स्टैम्प ऑन डेटा आइटम ए और राइट का टाइम स्टैम्प ऑन डेटा आइटम ए दोनों रहेंगे 0, ठीक है? अभी सबसे पहले रीड आया तो मैंने रीड का टाइम स्टैम्प ए को अपडेट कर दिया, यंगेस्ट ट्रांजैक्शन अभी है 1। राइट आया तो यंगेस्ट ट्रांजैक्शन आया 1। मैंने अभी तक आपको ना रूल नहीं समझाया, मैंने सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट को चला के बता दिया। ये अलाउड होंगे नहीं होंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी मैंने सोचा कि अलाउड है, अज्यूम करो, बाद में बता दूंगा कि कैसे होंगे। मेरे को है ना यहां पे बात करनी है, इस पे राइट ए। अगर कोई ट्रांजैक्शन टी मतलब यहां पे है T2, इसने इशू किया राइट ऑपरेशन ऑन एक्स, इसने इशू किया है राइट ऑपरेशन ऑन एक्स, तो अभी मेरे करंट पर्टिकुलर सिचुएशन सिनारियो के लिए T2 ने राइट ऑपरेशन ऑफ ए क्या किया है, इशू किया है, ठीक है? अगर किया है तो हमें पहले चेक करनी है कंडीशन कि रीड का टाइम स्टैम्प ऑन इसी डेटा आइटम ए पे रीड का टाइम स्टैम्प क्या है और राइट का टाइम स्टैम्प क्या है। रीड का टाइम स्टैम्प ऑन डेटा आइटम है 1 और राइट का टाइम स्टैम्प है डेटा आइटम 1। ए पे रीड और राइट दोनों का टाइम स्टैम्प है 1। हमने कंपेयर कराया कि इसी डेटा आइटम पे रीड का टाइम स्टैम्प क्या ग्रेटर है इस करंट T2 ट्रांजैक्शन के जिसमें WA है, इस करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से क्या रीड का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है, या इस करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से क्या राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये करंट ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसके पहले किसी यंगर ट्रांजैक्शन ने रीड कर दिया है या किसी यंगर ट्रांजैक्शन ने राइट कर लिया है। क्या ऐसा है? यंगर ट्रांजैक्शन होगा तभी तो रीड का टाइम स्टैम्प बड़ा होगा या राइट का टाइम स्टैम्प बड़ा होगा। अभी तो नहीं है सर ऐसा, अभी तो नहीं है। जिसने रीड किया है उसका टाइम स्टैम्प है 1, जिसने राइट किया है उसका टाइम स्टैम्प है 1। अभी करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है 2। इसका मतलब है कि कोई भी T2 से यंगर ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं आया जिसने इस डेटा आइटम A पे रीड या राइट कर लिया। अच्छी बात है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि अगर ऐसा है, कंडीशन तो फॉल्स हो गई ये वाली, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, कि कोई भी रीड का टाइम स्टैम्प करंट ट्रांजैक्शन 2 से ग्रेटर नहीं है, राइट का टाइम स्टैम्प करंट ट्रांजैक्शन T2 के टाइम स्टैम्प से ग्रेटर नहीं है। तो नीचे आए और नीचे आके क्या कहा हमने कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। कर दो ये एग्जीक्यूट।
हो जाएगा एग्जीक्यूट। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन किसने परफॉर्म किया, T2 ने। अगर यहां पे राइट ऑपरेशन T2 हुआ है तो इसका मतलब है कि अब राइट ऑपरेशन ऑन ए के लिए यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा बना, T2 बना। अगर ऐसा है तो यहां लिखा है कि राइट टाइम स्टैंप को आप क्या करेंगे, करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैंप से अपडेट कर देंगे। तो राइट टाइम स्टैंप क्या हो जाएगा, 2। कब होगा ये, जब ये अलाउ हो जाएगा ये स्टेटमेंट, तब। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया कि हमने अलाउ क्यों किया इसको, क्योंकि इसके पहले जिसने भी ए पे रीड या राइट किया था वो कौन सा ट्रांजैक्शन था, वो इससे ओल्डर था, इससे ओल्डर था। जी हां, तो इसीलिए रीड और राइट दोनों के टाइम स्टैंप जो थे इस पर्टिकुलर करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैंप से ग्रेटर नहीं थे। मतलब कोई भी T3, T4, T5, T6 ऐसा कोई भी टाइम ट्रांजैक्शन नहीं आया जिसका टाइम स्टैंप इससे ग्रेटर था और इसके पहले रीड राइट करके चले गया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सर हम ऑर्डरिंग मेंटेन कर रहे हैं ना कि T2 के राइट होने के पहले T1 ही उसमें रीड राइट कर सकता है या T2 खुद कर सकता है। इससे यंगर वाला नहीं करना चाहिए, इससे यंगर वाला नहीं करना चाहिए। तो T3 या T4 या T5 इसमें रीड या राइट कर लेता तो रीड राइट का टाइम स्टैम्प बदल जाता तो वो क्या हो जाता, ग्रेटर हो जाता इस T2 के टाइम स्टैम्प से। अगर ग्रेटर हो जाता तो गड़बड़ हो जाती, फिर ये स्टेटमेंट हम अलाउ नहीं करते। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, ये देखो क्या है, यहां पे अज्यूम करते हैं T3 है, एक काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं इसको, T1 है, T2 है, T2 ने पहले रीड कर लिया ए पे, उसके बाद राइट ए आया। अभी देखो रीड टाइम स्टैंप ऑन ए मेरे पास है 0 इनिशियली और राइट टाइम स्टैंप ऑन ए आया मेरे पास 0। सबसे पहले T2 ने रीड ए किया, T1 का टाइम स्टैंप है 1, T2 का टाइम स्टैंप है 2, T2 ने रीड किया तो टाइम स्टैंप ऑफ रीड ऑफ ए क्या हो जाएगा 2, कि यंगेस्ट ट्रांजैक्शन जिसने रीड किया है ए पे वो आ जाएगा 2। अब क्या करें, अब ये यहां पे जाएं, हमको राइट ऑपरेशन के लिए देखना है कि अगर राइट ऑपरेशन आया तो उसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये देखो ये राइट ऑपरेशन आया। अब राइट ऑपरेशन आया तो हमने क्या चेक किया कि रीड टाइम स्टैंप क्या है ए का, रीड टाइम स्टैंप है 2। करंट ट्रांजैक्शन T1 ने राइट ए इनिशिएट किया है, किसने इशू किया है, T कौन सा है ट्रांजैक्शन करंट वाला, T1 ने इशू किया राइट ऑपरेशन, है ना। रीड टाइम स्टैंप ऑफ ए है 2, क्या ये ग्रेटर है, ग्रेटर तो है, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि इसके राइट होने के पहले इसने रीड कर दिया, यंगर ट्रांजैक्शन ने रीड कर लिया, उसके बाद इसने राइट करने की कोशिश की, गलत है। क्यों गलत है, हम चाहते हैं ऐसा कि रिलेटिव ऑर्डरिंग जो टाइम स्टैम्प्स की है उसी ऑर्डर में ही ट्रांजैक्शंस रन हो। पहले T1 का राइट होता, उसके बाद T2 उसको रीड करता तो ये सही चलता। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि पहले T2 ने रीड कर लिया उसके बाद T1 राइट कर रहा है, ये हमारे अलाउ करने के सीक्वेंस के खिलाफ हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती या ये भी अगर किसी ने राइट भी कर दिया होता तो भी गलत होता, इस रीड की जगह अगर राइट भी होता तो भी गलत होता। तो अगर T1 के पहले T2, T3, T4 या किसी ने भी रीड या राइट कर दिया तो इस राइट ऑपरेशन को हम अलाउ नहीं करेंगे। यहां लिखा है देखो, देन अबॉर्ट एंड रोल बैक T, इस T1 को अबॉर्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पे T1 जो है वो फोर्सफुली क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। T1 अबॉर्टेड एंड रोल बैक, T1 को रोल बैक कर देंगे ताकि T1 जो है वो हमारा क्या हो जाए, सीक्वेंस को तोड़ने की वजह से आगे ना बढ़ पाए। फिर क्या करा है, इस ऑपरेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ये जो ट्रांजैक्शन है फिर बाद में वापस से रीस्टार्ट होगा जीरो से, वापस से जीरो से रीस्टार्ट होगा। समझ में आ गई बात।
हम्म तो राइट वाला केस समझ में आया। हम राइट में तभी अलाउ करेंगे किसी राइट ऑपरेशन को कि अगर राइट ऑपरेशन जिस भी ट्रांजैक्शन में हो रहा है उसके पहले उसी आइटम पे रीड या राइट ट्रांजैक्शन या उससे यंग ओल्डर ट्रांजैक्शन ने ही क्या किया हो, उसके पहले के ट्रांजैक्शंस ने ही क्या किया हो, रीड राइट किया हो उस आइटम पे। अगर उसके बाद के ट्रांजैक्शंस ने रीड राइट पहले कर लिया तो फिर इस ऑपरेशन को हम अलाउ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और रीड ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन ने रीड ऑन आइटम एक्स इशू किया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ राइट ऑपरेशन को ही देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि रीड के साथ में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ राइट का हो सकता है। आपको भी पता है रीड अलाउ करेंगे, रीड किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ट्रांजैक्शन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट में ही दिक्कत आती है, परेशानी सिर्फ राइट में ही हो सकती है ना। तो हम रीड चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर रीड राइट 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 और राइट रीड में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर करंट ऑपरेशन रीड का है तो इसके पहले हम सिर्फ राइट को देखेंगे कि किसी ने और ने जो कि यंगर है राइट ना कर दिया हो। अगर करेंगे कोई यंगर राइट करके चले गया तो फिर ओल्डर को उसको रीड करने की परमिशन नहीं मिलेगी, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, ठीक है, T1 ने पहले लेट्स से राइट किया है ए पे, उसके बाद T2 इसको रीड कर रहा है ए पे। आप देख सकते हो रीड टाइम स्टैम्प ऑन ए 0, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए 0। हम चेक करेंगे कि सबसे पहले T1 ने राइट किया, ये तो अलाउड है, सबसे पहला ही स्टेटमेंट है। यंगेस्ट ट्रांजैक्शन जिसने ए पे राइट किया ए आ जाएगा, ओहो, है ना, 1 आ गया। अभी आगे बात करते हैं ये रीड ऑपरेशन, इसी के बारे में बात कर रहा था कि रीड ऑपरेशन अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। रीड ऑपरेशन जो है वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये रीड ए अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए हमें चेक करना है ए का राइट टाइम स्टैम्प। ए का राइट टाइम स्टैम्प क्या है, 1। क्या ये ग्रेटर है करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से। करंट ट्रांजैक्शन है T2, T1 का टाइम स्टैम्प 1 है, T2 का 2 है, ये हम अज्यूम कर ही रहे हैं इतनी देर से। क्या करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प 2 से टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए ग्रेटर है, नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ऑपरेशन हम अलाउ करेंगे। तो अगर ऐसा है कि राइट टाइम स्टैम्प ऑन एक्स इक्वल टू और लेसर देन टाइम स्टैम्प करंट टाइम स्टैम्प ऑफ टी, देन एग्जीक्यूट रीड टाइम स्टैम्प ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है, और सेट द रीड टाइम स्टैम्प टू द लार्जर ऑफ टीएस एंड करंट टाइम स्टैम्प। अब अगर इसने रीड कर लिया है तो हम चेक करेंगे कि रीड टाइम स्टैम्प कैसे सेट किया जाए। रीड टाइम स्टैम्प हम सेट करेंगे कि जो करंट रीड टाइम स्टैम्प है ए का वो, और कॉमा जो कि करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है, ठीक है, उन दोनों में से मैक्सिमम क्या है। ऐसा क्यों करेंगे सर, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हो सकता है इस रीड ए के बाद यहां पे रीड ए आ जाए। तो चलो आपने कहा ये रीड ए परफॉर्म कर, राइट ए आपने परफॉर्म कर दिया, टाइम स्टैम्प बदल गया, ये रीड ए परफॉर्म कर दिया, ठीक है, रीड ए परफॉर्म कर दिया। जब आपने ये रीड ए परफॉर्म किया तो यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा था जिसने रीड किया ए पे, वो था 2, कर दिया। अब जब ये रीड ए आया तो क्या इसको अलाउ करोगे, इस रीड ए को अलाउ करोगे। इस रीड ए के लिए आप क्या करोगे, आप चेक करोगे खाली राइट कि इस T1 के पहले किसी यंगर ने राइट नहीं करना चाहिए। रीड होगा तो चलेगा, आई डोंट केयर, रीड किया T2 ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट राइट नहीं करना चाहिए T2। अगर राइट नहीं करना चाहिए तो हम देखेंगे कि क्या ए पे राइट किसने किया, ए पे राइट किया 1 ने। क्या राइट टाइम स्टैम्प ऑफ एक्स विच इज 1 ग्रेटर देन करंट टाइम स्टैम्प 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे ये ऑपरेशन, जी हां अलाउ कर दिया। अब हमें रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए निकालना है। तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए क्या आएगा, हम चेक करेंगे कि करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है 1, करंट रीड टाइम स्टैम्प क्या है 2, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है 2, तो वही टाइम स्टैम्प रीड का टाइम स्टैम्प हो जाएगा। अगर T1 बाद में रीड भी करता है तो भी टाइम स्टैम्प ऑफ रीड ऑन ए विल बी
A2 ओनली, इसलिए ये मैक्स ऑफ करंट टाइम स्टैम्प, करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प और करंट टाइम स्टैम्प ऑफ रीड ऑन ए डेटा आइटम का हम मैक्सिमम लेंगे। समझ में आई ये बात रीड वाली? तो रीड कब अलाउ करेंगे? रीड तब अलाउ करेंगे जब हमारा करंट ट्रांजैक्शन के बाद का कोई ट्रांजैक्शन ने आके राइट नहीं किया हो तो। अगर कर दिया हो तो फिर हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना। चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये राइट ऑपरेशन जो है हम रिजेक्ट कर देंगे अगर इसके पहले कोई भी T2 या T3 या T4 या T5 ने रीड या राइट कर लिया हो X पे पहले। अगर ये ऐसा है और बाद में राइट हुआ है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। यहां पे देखो, यहां पे देखो, रीड के लिए रीड ऑपरेशन कब रिजेक्ट होगा? तब जब पुराना ओल्डर नहीं यंगर ट्रांजैक्शन T2 T3 T4 कोई आके और राइट कर जाए X पे, उसके बाद रीड हो ओल्डर ट्रांजैक्शन में, तो ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को रन करने से हमें पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कि इनको कैसे रन करना है। सबसे पहले तो हमने तीनों ट्रांजैक्शंस T1 T2 T3 लिए, इनके टाइम स्टैम्प डिसाइड कर लिए, इसका 1, इसका 2, इसका 3। फिर हमने डेटा आइटम एक ही है X हमारे पास, तो रीड टाइम स्टैम्प लिया X का 0 इनिशियली, राइट टाइम स्टैम्प लिया X का विच इज 0 इनिशियली। सबसे पहले आया रीड, सबसे पहले आया रीड। क्या इस रीड को अलाउ करेंगे? देखेंगे। रीड को अलाउ करने के लिए हमें यह कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि राइट का टाइम स्टैम्प कितना है। राइट का टाइम स्टैम्प कितना है? राइट का टाइम स्टैम्प है 0। क्या 0 इससे ग्रेटर है? इस रीड के ट्रांजैक्शन वाले टाइम स्टैम्प से ग्रेटर है? इस रीड वाले ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प 3 से राइट टाइम स्टैम्प 0 ग्रेटर है? नहीं है। मतलब अभी तक T3 से कोई ऐसा यंगर ट्रांजैक्शन नहीं आया जिसने यहां पे राइट किया हो, X पे राइट किया हो। नहीं आया, नहीं आया। तो इसको अलाउ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर इसको हम अलाउ कर देंगे, इसको हम अलाउ कर देंगे तो क्या होगा? इसको अलाउ करेंगे, ठीक है, कर दिया, ये हो गया अलाउ। अलाउड हो गया तो अब हमें रीड टाइम स्टैम्प बदलना पड़ेगा। रीड टाइम स्टैम्प बदलना पड़ेगा, ठीक है। करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प 3 और करंट रीड टाइम स्टैम्प 0, दोनों का मैक्सिमम क्या है? वो हमारा रीड टाइम स्टैम्प बदल जाएगा। तो मैक्सिमम क्या है? 3, वो आ जाएगा। हो गया, ये अलाउ हो गया। फिर हम आए इस पे, T2 में रीड हुआ, क्या हम इसे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? फिर से चेक करेंगे। रीड के अगेंस्ट सिर्फ राइट ही चेक करना है कि ये रीड को अलाउ करना है या नहीं करना है। इसके लिए राइट टाइम स्टैम्प चेक करेंगे। राइट टाइम स्टैम्प पे गए, राइट टाइम स्टैम्प क्या है? 0। क्या करंट ट्रांजैक्शन T2 जिसने इस रीड को इशू किया है उसका टाइम स्टैम्प से ये राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है क्या? नहीं है। यही तो देखो यहां लिखा है, करंट ट्रांजैक्शन T जिसने ये इशू किया है उससे राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। राइट का टाइम स्टैम्प 0 है। करंट ट्रांजैक्शन T2 जिसने इशू किया है ये रीड, उसके ट्रांजैक्शन से के उसके ट्रांजैक्शन के इस ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प से ये 0 ग्रेटर नहीं है। नहीं है तो अलाउ कर दो। अब अलाउ करेंगे तो क्या होगा? अलाउ करेंगे तो हम चेक करेंगे कि रीड टाइम स्टैम्प क्या आएगा। अभी रीड टाइम स्टैम्प जो है वो हमें अपडेट करना है मैक्सिमम ऑफ करंट रीड टाइम स्टैम्प कॉमा टाइम स्टैम्प ऑफ दैट ट्रांजैक्शन जिसने ये रीड ऑपरेशन इशू किया है। करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प, करंट रीड ट्रांजैक्शन 3, करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प 2, मैक्सिमम ऑफ दीज 2 इज 3 स्टिल। तो कोई अपडेट होगी इसमें? नहीं। अभी तक भी, यहां तक भी आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि अभी तक सबसे यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है जिसने X पे रीड किया है? 3 है, उसी का ही टाइम स्टैम्प यहां पे अपडेटेड है। ठीक है, last 3 months are enough for test series? Yes, if your revisions and practice are over then amazing. चलो फिर आया ये वाला रीड ऑपरेशन। ये ऑपरेशन अलाउ हो गया, ये ऑपरेशन अलाउ होगा। फिर इसके लिए देखेंगे रीड, अगेन रीड। हमने देखा
T1 पे रीड ऑपरेशन इशू हुआ है, क्या ये अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से तुम टाइप करके बताओ, अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। इसके लिए हमें राइट टाइम स्टैम्प देखना पड़ेगा, रीड से सिर्फ राइट को ही चेक करना है। राइट का टाइम स्टैम्प है 0, क्या ग्रेटर है करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प 1 से? नहीं है, तो अलाउ कर दो। अलाउ कर दिया, जी हाँ अलाउ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे करंट टाइम स्टैम्प ऑफ रीड ऑन एक्स। कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि अभी तक सबसे यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा था जिसका टाइम स्टैम्प यहां पे है 3, और करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है 1। 1 और 3 में से मैक्सिमम कौन सा? 3, तो ये 3 ही रहेगा, यहां पे कोई चेंजेस नहीं आए। ओके, फिर आया राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको रीड और राइट दोनों के ट्रांजैक्शन देखने पड़ेंगे। राइट के लिए आपको रीड का भी और राइट का भी दोनों के टाइम स्टैम्प को कंपेयर कराना पड़ेगा इस करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से जिसने इसको इशू किया। राइट इशू किसने किया? T1 ने। T1 का टाइम स्टैम्प कितना? 1। अब इसको कंपेयर कराओ किससे? आप कंपेयर कराओगे इसको रीड और राइट दोनों के टाइम स्टैम्प से। क्या रीड का टाइम स्टैम्प 1 से ग्रेटर है या राइट का टाइम स्टैम्प 1 से ग्रेटर है? रीड का टाइम स्टैम्प 1 से ग्रेटर है, हां है। अगर है तो क्या लिखा है यहां पे? यहां पे लिखा है अगर रीड का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है या राइट का टाइम स्टैम्प भी ग्रेटर है करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से, तो इस स्टेटमेंट को आपको अलाउ नहीं करना है। ये स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाएगा, टी रोल बैक हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, ये अलाउ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हम क्या कहेंगे यहां पे कि T1 जो ट्रांजैक्शन है वो रोल्ड बैक हो जाएगा। T1 इज रोल्ड बैक। कहां पे? इस WX की वजह से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि रीड राइट ऑपरेशन जो आए वो उसी ऑर्डर में आए जिस ऑर्डर में उनके टाइम स्टैम्प है। पहले हम T1 के राइट को अलाउ करेंगे, उसके बाद T2 के रीड को और राइट को अलाउ करेंगे, फिर T3 के रीड राइट को अलाउ करेंगे। आई बात समझ में? तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग हमें मेंटेन करनी है। पहले T1 चलना था, फिर T2, फिर T3। यहां पे T1 का राइट बाद में चल रहा है, विच इज रॉन्ग थिंग। हमने T1 को रोल बैक कर दिया। अब अगर रोल बैक कर दिया, अबॉर्ट कर दिया, तो T1 फिर से आएगा, वापस से तो आएगा ना। अगर आएगा T1 तो उसको रीस्टार्ट कर देंगे हम। और अगर T1 को हमने रोल बैक किया अबॉर्ट करके और उसको रीस्टार्ट किया, तो T1 फिर से रीस्टार्ट होगा विद यंगर टाइम स्टैम्प। तो यहां लिखा है रीस्टार्टेड ट्रांजैक्शन गेट्स अ यंगर टाइम स्टैम्प। तो हम T1 को मान लेंगे कि T1 रीस्टार्ट हुआ और टाइम स्टैम्प आ गया इसका 4 जो कि यंगर है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। T1 के लिए T2 और T3 ओल्डर हो जाएंगे, फिर हम T1 के राइट रीड को बाद में परफॉर्म कर सकते हैं T2 T3 के, आराम से कर सकते हैं। तो जब भी कोई T1 या कोई भी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगा किसी रीजन से, क्योंकि उसमें वॉयलेशन थे, तो उसको हमने क्या किया, रोल बैक कर लिया और उसको हमने रीस्टार्ट किया विद यंगर ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प, ताकि वो क्या हो पाए, वो ताकि ठीक से रन कर पाए इन द सीक्वेंस। ठीक है, चलो अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और मुझे बताओ कि कौन कौन से टाइम स्टैम्प, क्या क्या टाइम स्टैम्प एट दी एंड आएंगे रीड और राइट के, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पूरे चलेंगे और कौन कौन से अबॉर्ट हो जाएंगे। आप मुझे बताओ कौन कौन से ट्रांजैक्शंस अबॉर्ट हो जाएंगे, कौन कौन से चलेंगे, ये आपको मुझे बताना है। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। Kevin, I told multiple times that once COA of Brahmastra batch will be over, after that only operating system will start on YouTube again. ब्रह्मास्त्र बैच के करीबन 5 लेक्चर्स और बचे हुए हैं COA के, वो 5 लेक्चर्स खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक से ऑपरेटिंग सिस्टम रिज्यूम करेंगे।
चलो सबसे पहले तो रीड और राइट के टाइम स्टैम्प लिख लो। रीड टाइम स्टैम्प है, एक्स ही एक आइटम है यहां पे, रीड का टाइम स्टैम्प उसका 0 है, और राइट का टाइम स्टैम्प ऑन एक्स 0, ये आ जाएगा टाइम स्टैम्प यहाँ पे 1, T1 का टाइम स्टैम्प है 1, T2 का 2, T3 का 3, T4 का 4। सबसे पहले रीड एक्स, क्या इसके पहले राइट एक्स हुआ या नहीं हुआ? रीड के लिए हमें सिर्फ राइट चेक करना है। राइट का टाइम स्टैम्प है 0, क्या 0 करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प 4 से ग्रेटर है? नहीं है, तो अलाउ कर दो इस स्टेटमेंट को। अलाउ हो गया जी हाँ। अब रीड का टाइम स्टैम्प बनेगा, चेंज होगा, हो सकता है रीड का टाइम स्टैम्प बनेगा करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कॉमा करंट रीड ट्रांजैक्शन करंट टाइम स्टैम्प ऑफ 0 और 4 का मैक्सिमम, करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प और रीड टाइम स्टैम्प के मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है? 4, तो यहां जाएगा 4। अभी ये आया फिर से रीड आया, रीड आया, चेक करेंगे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। रीड के लिए हमें सिर्फ राइट टाइम स्टैम्प चेक करना है। राइट टाइम स्टैम्प क्या 3 से ग्रेटर है? राइट टाइम स्टैम्प 3 से ग्रेटर नहीं है, कोई भी यंगर ट्रांजैक्शन नहीं है जिसने एक्स पे राइट किया हो, तो रीड अलाउ कर देंगे, कर दो। रीड अलाउ किया, उसके बाद क्या? रीड का टाइम स्टैम्प अपडेट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि अभी करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कितना है? 3। रीड टाइम स्टैम्प कितना है? 4। 3 और 4 का मैक्सिमम कितना है? 4, तो इसको 4 ही रखेंगे, इसको 4 ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या? आगे बढ़े, फिर से आया रीड आया तो राइट के ही चेक करेंगे। राइट का टाइम स्टैम्प क्या T2 से, जिसने इसको इशू किया है उसके टाइम स्टैम्प से ग्रेटर है? 0 ग्रेटर देन 2 नहीं है, मतलब इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद क्या कहेंगे? चेक करेंगे करंट ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प 2, रीड टाइम स्टैम्प 4, दोनों में से मैक्सिमम क्या? 4, तो 4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, फिर आया राइट, ये राइट आया, ठीक है, राइट आया तो क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे रीड और राइट दोनों के टाइम स्टैम्प। रीड का या राइट का टाइम स्टैम्प जिस ट्रांजैक्शन ने इसको इशू किया है उसके टाइम स्टैम्प से ग्रेटर है क्या? देखेंगे, राइट एक्स किसने इशू किया? T2 ने, इसका टाइम स्टैम्प 2, क्या 2 से रीड का या राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है? रीड का या राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है? रीड का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है, हाँ जी। इसके राइट करने के पहले किसी यंगर ट्रांजैक्शन ने आके रीड कर लिया, गलत बात, ये गलत बात है, तो यहां पे ये T2 अबॉर्ट हो जाएगा। T2 अबॉर्टेड, T2 गया, सीन से ही खत्म हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आया ये वाला, नेक्स्ट स्टेटमेंट आया डब्ल्यू एक्स चेक करेंगे। राइट एक्स के लिए क्या चेक करेंगे? रीड और राइट दोनों के टाइम स्टैम्प। रीड और राइट दोनों के टाइम स्टैम्प हम चेक करेंगे कि रीड और राइट के टाइम स्टैम्प इस करंट ट्रांजैक्शन जिसने ये राइट एक्स इशू किया है उसके टाइम स्टैम्प से ग्रेटर है क्या? T3 का टाइम स्टैम्प 3 से ग्रेटर है रीड का टाइम स्टैम्प या राइट का टाइम स्टैम्प? हाँ जी है, मतलब कि ये स्टेटमेंट अलाउड नहीं होगा। इसके पहले कोई भी यंगर ट्रांजैक्शन आके रीड या राइट कर चुका है, इसलिए ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो T3 भी अबॉर्ट हो गया, इसको रिजेक्ट कर देंगे, T3 अबॉर्ट हो जाएगा, खत्म। फिर आया ये राइट एक्स आया। इस राइट एक्स के लिए हम क्या करेंगे? इस राइट एक्स के लिए चेक करेंगे कि किसने रीड या राइट किया। राइट के लिए हमें रीड और राइट दोनों को देखना है। अब रीड और राइट दोनों को देखना है तो हमें चेक करना है कि रीड का और राइट का टाइम स्टैम्प कितना है। रीड का टाइम स्टैम्प क्या इस करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से ग्रेटर है? नहीं है, ग्रेटर, इक्वल है। तो क्या राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है? वो भी ग्रेटर नहीं है। तो इस 4 टाइम स्टैम्प 4 से ना तो रीड का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है ना ही राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है, मतलब स्टेटमेंट को तो अलाउ कर देंगे। हो गया अलाउ होने के बाद क्या करेंगे? अलाउ होने के बाद हम राइट का टाइम स्टैम्प अपडेट करेंगे, किससे? करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से।
तो करंट जिसने भी राइट किया उसके टाइम स्टैम्प से हमने राइट का टाइम स्टैम्प अपडेट कर दिया। अब यहां गए, इस स्टेटमेंट पे गए रीड एक्स, रीड एक्स के लिए हमें सिर्फ राइट एक्स देखना है कि राइट का टाइम स्टैम्प कितना, राइट का टाइम स्टैम्प कितना, ये रहा 4, राइट का टाइम स्टैम्प ये रहा 4, राइट का टाइम स्टैम्प 4। क्या करंट ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प 1 से राइट का टाइम स्टैम्प ग्रेटर है? हाँ, मतलब किसी यंगर ट्रांजैक्शन ने एक्स पे राइट कर दिया पहले, फिर ओल्डर ट्रांजैक्शन उसमें रीड करने को अलाउ नहीं करेंगे, नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो T1 भी अबॉर्ट हो गया। गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? सिर्फ T4 ही चल पाएगा। ये दो स्टेटमेंट का असर आपके डेटाबेस पे दिखेगा। T1 T2 T3 सब रिजेक्ट हो जाएंगे और फिर से रीस्टार्ट होंगे। रीस्टार्ट कैसे होंगे? जिस भी ऑर्डर में वो रीस्टार्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी क्या बन जाएगी, उनकी टाइम स्टैम्प नया यंगर टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, 5 6 7 8 जो भी है ना। चलो ओके, अब जल्दी से ये बता दो मेरे को। इसको आप एज होमवर्क लेके जाओ, इसको हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। एज होमवर्क इसको लेके जाओ, इसको मैं कल की क्लास में सॉल्व करूंगा, क्योंकि कल की क्लास में टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2 टॉपिक्स। एक होता है थॉमस का राइट रूल, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, समझ में भी आएगा और इंप्लीमेंटेशन में भी आसानी होगी। और दूसरा है डेडलॉक प्रिवेंशन। ये दोनों हम देख लेंगे कल, ठीक है। इसके बाद जैसे ये खत्म होगा फिर हम इंडेक्सिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है अब और 8 से 10 लेक्चर्स टोटल लगेंगे और ये पूरा डीबीएमएस जो है हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे ही डीबीएमएस फिनिश होगा मैं डीबीएमएस के पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दूंगा, और सीओए जो शाम में चल रहा है अभी 5:15 PM पे, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। करंटली सीओए चल रहा है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आई विल स्टार्ट। और डीबीएमएस जैसे ही खत्म होगा तो डीबीएमएस के पीवाईक्यूज हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ताकि आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एक साथ इकट्ठे मिल जाए, है ना। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन है, सुनते जाइए कि नई बैच जो है अभी अभी लॉन्च हुई है गेट 24 के लिए, और हमने 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन आपके लिए बनाए हैं। एक 4 महीने का सब्सक्रिप्शन है जो गेट 23 के लिए रहेगा, एक 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जो गेट 24 को कवर करेगा। आप लोग वो सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे ये कोड लगा के। ये कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा और मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है विद द लाइट सब्सक्रिप्शन, जो आपको 12 मंथ्स के लिए इतने में और 24 मंथ्स के लिए इतने में मिल जाएगी। लाइट सब्सक्रिप्शन लेने से आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें भी डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड लगाएंगे ये। चलिए, आप नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इंस्टॉलमेंट में पे करना तो आप नो कॉस्ट ईएमआई ले लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोड जो है VDEEP10 ही लगवाइएगा ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले सेशन में 5:15 पे शाम में COA में, जहां पे हम आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कैश मेमोरी के। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग।